फिर पूछा गया कि उनसे एनके सिंह से कि क्या प्रॉब्लम है इंडिया में। तो उन्होंने बताया कि दो इशू है। एक पहला है कि फिजिकल फेडरलिज्म है और कंपटीशन बिटवीन द स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट ओवर द इशू ऑफ द पॉलिसीज, फ्रीबीज एंड इवन द फिजिकल डेफिसिट। एक्सपेंडिचर है वो भी डिफरेंट है दोनों का। तो एक इशू है। दूसरा, और ऐसा नहीं कुछ। आई थिंक वी हैव 10 months. ठीक है। Okay, so now we are taking the financial aspects. Mansi, please. Yeah. Oh. तो ये टॉपिक्स हम पहले ही ले चुके हैं। सो रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं आंचल? दिव्या? मानसी आप बता दीजिए। करुणा? आंचल आपको नहीं पता व्हाट आर रूल्स ऑफ ओरिजिन? सो रूल्स ऑफ ओरिजिन, ओके प्रवेश यू कैन गो अहेड। मैं बोल देता हूँ यार, इतना टाइम नहीं है, फिर जल्दी खत्म। रूल्स ऑफ ओरिजिन बेसिकली नेशनल जो प्रोडक्ट होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल जो नॉर्म्स होते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से जो ट्रेड हो रहा है, उसके ऊपर रूल्स ऑफ ओरिजिन का जब ठप्पा लगता है तो उसे पता लग जाता है कि कौन सी कंट्री का प्रोडक्ट है। हम्म। सो यहाँ पे अगर हम ट्रेंड तो देखें डेफिसिट का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, इंडिया आसान ट्रेड में। सो यहाँ वी आर सीइंग कि एक्सपोर्ट की बात करें तो यूनिफॉर्म ट्रेंड तो नहीं है बट एक स्टेबल लेवल पे है। ऑफ लेट थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट्स कंपैरेटिवली हायर है, तो बेसिकली इंडिया इज इन डेफिसिट, और हम बोल सकते हैं ट्रेड इज नॉट फेवर ऑफ इंडिया, इट इज मोर इन फेवर ऑफ आसियान कंट्रीज। सो एक ये है। एंड ASEAN India Trade and Goods Agreement, it will start basically review हो रहा है इसका। रूल्स ऑफ ओरिजिन मोर कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल में। सो बेसिकली गुड्स जिस कंट्री में प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर होते हैं वो कंट्री उसका बेसिकली ओरिजिन कंट्री होती है, ओरिजिन सोर्स होता है। सो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि सपोज वैल्यू एडिशन हो रहा है किसी गुड का किसी पर्टिकुलर कंट्री में, तो वो क्या उस कंट्री का ओरिजिन सोर्स माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? मंडी प्राइसेस ऑफ मोस्ट खरीफ क्रॉप्स रूलिंग अबव एमएसपी बाय अप टू 70%। तो वी आर सेइंग द अबव मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊपर जो है वो बेसिकली प्राइस देखने को मिल रहे हैं एंड एपीएमसी यार्ड्स अक्रॉस द कंट्री। देन ओनली कोर सीरियल्स सच एज बाजरा, जिसको पर्ल मिलेट भी कहते हैं, आर रूलिंग 30% बिलो द एमएसपी एंड अदर्स आर हाई। इन्फ्लेशन देखा जा रहा है पल्सेस में सिंस द अक्टूबर मंथ, दैट इज अराउंड 18%। और जो सोयाबीन का मंडी प्राइस है वो भी कहीं ना कहीं अबव है एमएसपी से। सो वी आर सीइंग दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द बेटर प्राइसेस फॉर द फार्मर्स प्रोडक्ट्स। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जहाँ पर एमएसपी के नीचे जो है सामान देखने को मिल रहा है, जैसे कि बाजरे की हमने बात की। सो करुणा, अगर एमएसपी से हायर है मार्केट प्राइसेस तो क्या वो मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या वो मतलब अच्छा साइन है या अच्छा साइन नहीं है? आप बता दीजिए मानसी जी। तो प्रवेश आप एक्सप्लेन कर दो इसको सिंपल वर्ड्स में। या बोल दो।
अरे मैंने बोला, ये पूछा, आप आंसर कर दो ना इसको कि क्या मार्केट प्राइस अगर एमएसपी से हायर है तो क्या वो गुड साइन है या गुड साइन नहीं है? तो बेसिकली ये गुड साइन होता है जब अगर आपको एमएसपी से ऊपर रेट मिल रहा है, बिकॉज एमएसपी इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि रेम्यूनरेटिव प्राइसेस होता है। यानी अगर आपका मार्केट में सामान नहीं बिक रहा है तो गवर्नमेंट आपको एश्योरेंस देती है कि अगर आपको कोई नहीं खरीदेगा तो हम आपको खरीद लेंगे, हम आपके सामान को खरीद लेंगे। तो बेसिकली अगर एमएसपी से ऊपर रेट होता है और आपका सामान बिक रहा है, तो दैट इज अ गुड इंडिकेटर एज फार एज द प्राइसेज आर कंसर्न ऑफ द प्रोडक्ट एंड द फार्मर्स इनकम्स आर कंसर्न। और ये बेसिकली गवर्नमेंट के लिए भी एक अच्छा वो है इंडिकेटर कि गवर्नमेंट के ऊपर भी जो बर्डन होता है, फिस्कल बर्डन भी अगर हम बोले तो वो भी कम हो जाता है अगर मार्केट प्राइसेस हायर है। The National Highway Authority of India is to undertake safety audits of all under construction tunnels. So this is a kind of preventive measure which the NHAI is going to take up in various construction areas, especially the tunnel constructions which are going on across different states. So healthcare firms biggest violator of the advertisement rules according to the ASCI. I think this is an Advertising Standard Council of India. So please have a look on this whether it is a statutory body or it is a regulatory तो है, statutory है नहीं, वो आप देख लेना। तो इसके हिसाब से जो इसकी रिपोर्ट है वो कह रही है कि 34% इंक्रीज हो गया है इन द प्रोसेस कंप्लेंट्स। Influencers are contributing 22% of the total ads to face complaints. Healthcare industry contributing 21% of the violations. Education and personal care में भी जैसे हमने देखा कि कोचिंग इंडस्ट्री इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट एरियाज वेयर दे आर डूइंग द फेक एडवर्टीजमेंट, और उसके ऊपर जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर हमारी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटीज है वो भी किस तरीके से दे आर प्रिवेंटिंग देम। और एडवर्टीजमेंट रूल्स के ऊपर हमारे यहाँ आई थिंक वी हैव अ प्रॉपर गाइडलाइंस, सो एनीवन कैन साइट इफ दे नो एग्जैक्टली व्हाट आर दोस। तो यहाँ बेसिकली अगर हम बोले कि इन्फ्लुएंसर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, दे कंट्रीब्यूट 22% ऑफ टोटल एड्स। सो सिंस सोशल मीडिया पे जो हम बोल सकते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स का नंबर्स हैज इंक्रीज, तो ऑन देयर पार्ट एथिकल बिहेवियर हम बोल सकते हैं नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। जस्ट टू अर्न मोर मनी यू कांट गेट इन्वॉल्व इनटू प्रमोटिंग, या आप कैसे प्रमोट कर रहे हो, क्या आप जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्या आप अपनी ऑडियंस तक उसको पहुंचा रहे हो, उस पर आप कितना एम्फेसाइज कर रहे हो। तो ethical responsibility on their part, on influencers part is also important. And plus यहाँ पे एक irony है कि healthcare firms में हमें सबसे ज्यादा violations देखने को मिल रही है in ad rules। तो कैसे कि पूरा business की तरह function हो रहा है, that needs to be looked into। So ये और दूसरा इसमें एक ये भी है कि जो थर्ड artificial वेंडर होता है मार्केट के अंदर, जो सप्लाई चेन होती है मार्केट के अंदर, उस सप्लाई चेन के अंदर वेंडर लिस्ट होती है। तो बेसिकली होता क्या है कि आप रॉ मटेरियल कहीं से उठाते हैं, तो अगर हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात करें तो आप किसी लोकल मैन्युफैक्चरर से, फार्मा मैन्युफैक्चरर से दवाई बनवाते हैं और उस पर ठप्पा लगाते हैं जो स्टैंडर्ड मेडिकल फार्मा कंपनीज है उनका। तो बेसिकली ये भी एक वायलेशन होता है एडवर्टीजमेंट रूल्स का, जिससे ये लोगों की हेल्थ पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। So banks expecting marginal NIM moderation after RBI dikkat. So what is NIM? It is a net interest margin. Will likely moderate by maximum 2 to 3 basis points in the third quarter. I think net interest margin is like the moderate inflation. जैसे हम इन्फ्लेशन में करते हैं, बैंड होता है 4 ± 2 का, इस तरीके से नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी होता है जिसमें ये हम आंसर आप बताओ। हाँ, मतलब मैं इसको नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर चुकी हूँ। सो आई होप कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी आपको पता होगा इसका डेफिनेशन क्या है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन मतलब बैंक्स, जो हम अगर बोले कि एक पैरामीटर जिसके बेसिस पे बैंक्स डिसाइड करते हैं कि उनकी कितनी इनकम होगी। सो बैंक्स दो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं, एक तो जो लोन्स
बैंक्स लेंड करता है उस पे बैंक को एज एन इनकम इंटरेस्ट इनकम मिलती है, प्लस जो इंटरेस्ट रेट बैंक प्रोवाइड करते हैं, जो बैंक में डिपॉजिट्स होते हैं, हम अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं सेविंग्स अकाउंट में, तो उस पे बैंक हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। तो एक इंटरेस्ट बैंक को मिलता है और एक इंटरेस्ट बैंक प्रोवाइड करता है आगे अपने कंज्यूमर्स को ऑन द बेसिस ऑफ उनका कितना पैसा है डिफरेंट अकाउंट्स में। सो इन दो इंटरेस्ट रेट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो बैंक की इनकम बचती है, तो इसलिए इसको हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोलते हैं। तो बैंक्स जो अभी आरबीआई ने रेगुलेटरी स्टेप लिया है अनसिक्योर्ड लोन्स को कर्व करने के लिए, उनका नंबर इतना ज्यादा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज नहीं होना चाहिए, सो उसके बाद बैंक्स का ये कहना है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मार्जिनल एनआईएम मॉडरेशन उन्हें देखने को मिलेगा उसमें ना तो ज्यादा बहुत ज्यादा इंक्रीज वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ना बहुत ज्यादा डिक्लाइन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगेन ऑब्वियसली बैंक्स अगर ज्यादा लोन्स दे रहे हैं तो बैंक्स की इनकम भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी, बट लोन ज्यादा दे रहे हैं तो उसके साथ रिस्क भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए ये बैंक्स बेसिकली यहाँ पे बोल रहे, उनका स्टैंड ये है। I think now we can start with the summarization. स्टार्ट करें मानसी? हाँ स्टार्ट कर दो अशोक। Okay, in the Hindu newspaper, we discussed about important news for today. For in the views of the administrative angle, first is temporary truce between the Israel and Hamas, and next article we talked about the special status given to the Bihar by the Bihar State Legislative Assembly, and if it is feasible or not, we discussed that. Then the condition for the special status under Article 371, we discussed about that, and about the which states are given that. First is low population for the if it is placed on the strategic location nearby to the neighborhood countries, and third is socio-economic development, lacking of socio-economic development. Then we talked about the article about the listen to the people, not the number. इसको डिटेल में लिए थे. We gave example about the health, international diplomacy, GDP numbers, and even if the economic development is inclusive or not. We talked about that. Then regarding the increase in the AC coaches demand in railways and how it is increasing, it is based on the operating ratio and also the increase in the earning of the people with regarding to the economic condition. तो ऑपरेटिंग रेशियो क्या है ये डिस्कस किए थे, एंड इट इज अराउंड 99-98% currently after post COVID. And we discuss about the High Court, which has struck down the reservation given by the Haryana to the local in 75% reservation in the jobs which is less than 30,000 rupees. तो कैसे वो वायलेट करता है आर्टिकल 16.3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो डिस्कस किए थे. Then we talked about the Indian materialism. What is the difference between the materialism and Vedantism? भगवत गीता का क्या रोल है इसमें, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल क्या है. फॉर एग्जाम्पल लोकायुक्त और लोकयुक्ता, चारवाका, आजीविका एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स. फिर हमने डिस्कस किया था कि एडीआर और जीडीआर क्या है. तो एडीआर बेसिकली अमेरिकन कंपनी है जो इन्वेस्ट करती है, और जीडीआर इज रिलेटेड टू द ग्लोबल कंपनी जो इन्वेस्ट करते हैं थ्रू द टर्म. और फिर हमने बात किया था SOI, ऐसे सर्वे ऑफ इंडिया. उन्होंने मैप बनाया था 3D मैप ऑफ द सिटीज, कैसे वो हेल्प करेगा विद रिस्पेक्ट टू द अर्बनाइजेशन एंड अदर एरियाज फॉर इट. देन आई थिंक वी हैव कवर्ड दिस इन द हिंदू न्यूज़पेपर. ठीक है यू ओके। कैन टेक अप फ्रॉम द साइंस एंड टेक पार्ट. सो साइंस एंड टेक में हमने मीथेन एमिशंस की बात करी थी, उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कस किए. फर्स्टली कि 28 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट है कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस नेचुरली भी एज अ फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस का एक कंपोनेंट भी प्रेजेंट है मीथेन. एंड
ह्यूमन अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें, एंथ्रोपोजेनिक कॉन्ट्रीब्यूशन, तो 60% ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से मीथेन एमिशंस होते हैं। एंड देन अगेन वेटलैंड्स भी एक सोर्स है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने वेस्ट की भी बात करी थी। जब वेस्ट डिस्पोज होता है तो इवन दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सोर्स ऑफ मीथेन एमिशंस। सो COP28 में ये एक मेजर फोकस एरिया रहा। देन वी टॉक्ड अबाउट मीराबाई। अगर हम पर्सनालिटीज के आज के न्यूज़पेपर में बात करें तो मीराबाई, शी वाज अ 16th सेंचुरी भक्ति सेंट फ्रॉम राजस्थान एंड गुजरात रीजन, एंड शी वाज नोन फॉर कृष्णा भक्ति एंड वैष्णविज्म। देन अपार्ट फ्रॉम दिस हमने बात करी जो टनल डिजास्टर हुआ है उत्तरकाशी में, सो साइको सोशल स्पेशलिस्ट का प्रेजेंस होना वहाँ पे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम हमेशा बात करते हैं कि हेल्थ केयर सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में अवेलेबिलिटी होने चाहिए, एम्बुलेंसेज होने चाहिए। सो साइको सोशल स्पेशलिस्ट ये भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज टू डील विद द ट्रॉमा अंदर लोग ट्रैप्ड हैं, सो उसको डील करने के लिए, सिचुएशन को काम रखने के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ को डील करने के लिए ऐसी इंटेंस सिचुएशन में देयर प्रेजेंस इज इम्पोर्टेंट। एंड सेफ्टी ऑडिट्स जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन टनल्स हैं वो भी ऑर्डर किया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट। एंड इसके अलावा हमने बात करी कि इंडिया को अगर 8% ग्रोथ, एनुअल ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ अचीव करनी है, तो ये इतना हम नहीं बोल सकते कि एम्बिशियस बहुत ज्यादा है कि हम इसको अचीव नहीं कर सकते। दिस इज अचीवेबल, बट स्टिल इसमें चैलेंजेस काफी एग्जिस्ट करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारा रीजनल डाइवर्सिटी है इन इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि हर स्टेट का जो स्पेंडिंग पैटर्न है और जो हम बोले कि अमाउंट ऑफ फिस्कल डेफिसिट है, उसको आप अगर यूनियन लेवल पे बात करो कि उसको कैसे हम कलेक्टिवली कम कर सकते हैं, तो वो एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। सो कैसे डिफरेंट स्टेट्स पैसा आने वाले टाइम में स्पेंड करेंगी, कौन सी स्टेट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, तो वो हमारे लिए एक चैलेंज हो सकता है, जिसकी वजह से थोड़ी इनइक्वालिटीज इंक्रीज हो सकती है और फिस्कल प्रूडेंस के लिए एक चैलेंज हो सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमने बात करी कि एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया है स्पेसिफिकली हेल्थ एडवर्टाइजमेंट जो नॉर्म्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए। सो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा एड्स वायलेशन देखे गए हैं, जो कि अगेन एक कॉन्ट्रडिक्शन, एक आयरनी है। एंड इन्फ्लुएंसर्स पार्टिसिपेशन हैज आल्सो इंक्रीज, सो देयर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस विद देयर इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन। देन हमने खालिस्तान इशू की बात करी कि हाउ यूएस हैज आल्सो इंटरवीन एंड सेड कि it is not going to support killing of the Pannun on the American soil. So इसके साथ इंडिया ने बुक किया है उनको पन्नन को अंडर द UAPA एक्ट ऑल्सो, एंड इंटरपोल की कोलैबोरेशन एंड ऑब्वियसली बायलेटरल कोलैबोरेशन ऑन कोऑपरेशन भी इम्पोर्टेंट है इस केस में। एंड हमने देखा कि कैसे कि इंडिया का इंटरनल इशू था आज के टाइम में, हाउ इट इज स्प्रेडेड अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, कनाडा की बात करो, यूके बात करो, एंड इवन नाउ यूएस इज ऑल्सो देयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमने बात करी एडिया जीडिया, अभी जो औशिक ने मेंशन किया, तो एडिया बेसिकली अमेरिकन इन्वेस्टर्स फॉरेन कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जीडीआर में सपोज इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं, उनको किसी और फॉरेन कंपनी में अपना पैसा लगाना है जो इंडिया में प्रेजेंट नहीं है, तो वो जीडीआर को यूज कर सकते हैं। सिमिलरली ठीक है, ये आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो अकॉर्डिंग टू मी आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ देम। सो प्रवेश, आप कवर कर सकते हो जो टॉपिक्स हमने कवर नहीं किए हैं। Okay, he's not here with us, so we'll be wrapping it up, and thank you so much for joining in Sarkari. Do subscribe to the channel and stay tuned for the informative and critical analysis every day.